कि इस वक्त बहुत ज़्यादा सब लोगों की कंसर्न हुई है जिस पे कि बहुत ज़्यादा हम मीडिया के अंदर देख रहे थे बातें और हमने वक्तन उनके जवाबात तो दिए, मगर इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि बेहतर ही होगा कि हम आपको आके एक दफ़ा ओपनली डिस्कस कर लें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दें, आपके सवाल भी सुन लें और टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एवरीवन उसका जवाब भी दे दें। सबसे बड़ा मसला है लोड शेडिंग, और उसके अंदर मैं फिर ये कहूँगा कि यकीनन इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है और थोड़ी सी ज़्यादा भी हो रही है, और उन इलाक़ों में भी हो रही है जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती थी। जिसकी जो वजूहात हैं वो ये है कि एक तो हमारा जो लोड है वो इस वक्त जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 3560 मेगावाट चल रहा है, और हम बेस्ट केस सिनेरियो में तकरीबन कोई 3200 मेगावाट बना के उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि इस पर यकीनन ये सवाल होगा कि ये 3200 क्यों है, और हम उसका जवाब सवाल करेंगे तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। मगर इस वक्त की सिचुएशन ये है, ये सिचुएशन थोड़े अरसे के लिए होती है जब कराची में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि 10 से 12 दिन में, हो सकता है उससे भी पहले, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, और उसके बाद मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर ये टेम्परेचर ऐसा रहता है कि हम ये डिमांड को मीट करते हैं। हमारे जो प्लान्स हैं, जिसमें आपने कुछ दिन पहले भी अनाउंसमेंट सुना होगा कि आगे के जो प्लान्स हैं जिसमें कि अगले साल तकरीबन 550 मेगावाट बिजली ऐड हो रही है, उसके अगले साल तकरीबन 800, जिसका कि जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ऐलान किया था और हम उनके बिल्कुल एग्री करते हैं। इंशाल्लाह इस पर काम हो रहा है और ये बिजली आएगी और अगले सालों में ये सिचुएशन जो है ये काफ़ी बेहतर होगी। ये जो इस साल का जो गैप आया है इसके अंदर कुछ प्लान्स थे जो कि कुछ डिले हुए, और थोड़ा सा जो शुरू में एक प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से ये लोड शेड थोड़ा सा पहले शुरू हो गया, वरना ये काफ़ी बाद में शुरू होता। और अभी भी मैं ये कहूँगा कि जो शहर के अंदर कोई भी इलाका है उस पर 7.5 से 8 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं हो रही है, और ये 7.5 से 8 घंटे लोड शेडिंग ये किसी भी नॉर्मल हालात में भी होती रहती है। ये इस वक्त ये सिर्फ उस पीरियड में नहीं हुई है जिस पीरियड में लॉकडाउन था और हमसे कहा गया था कि आप किसी इलाके में भी लोड शेड नहीं करेंगे, और उस वक्त क्योंकि डिमांड भी कम थी तो हमने तकरीबन 20 मार्च से लेकर के 28 मई तक कराची में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं की थी। और अदर देन दैट इवन सर्दी में भी वो उस इलाके की कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ वहाँ पर हमारे लॉसेस हैं तो वहाँ पे 4 घंटे लोड शेडिंग होती है, 6 होती है, और 7.5 से 8 घंटे भी होती है। क्योंकि हम ये क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और गैप है, तो इस पीरियड में जिसमें कि ये सिचुएशन होती है जो कुछ दिनों की होती है, उसमें हम उन इलाकों को जहाँ पे 8 घंटे की लोड शेडिंग हो है उसको 8 घंटे पे लिमिट करने के लिए उन एरियाज़ में लोड शेड करें जहाँ पे हम लोड शेड नहीं करते। मैं आपको ये भी बहुत ही, आप लोग को ये आई एम श्योर समझ में भी आएगा कि जब हम उन इलाकों में जहाँ हम लोड शेड नहीं करते हमें वहाँ लोड शेड करना पड़ता है तो इसका नुकसान होता है, क्योंकि वो इलाकों में हमारे लॉसेस कम होते हैं, उन इलाकों में रिकवरी ज़्यादा अच्छी होती है, और जब हम उसकी बिजली बंद करते हैं तो हम नुकसान करते हैं, क्योंकि हम उन इलाकों को बिजली देते हैं जहाँ पे लॉसेस ज़्यादा होते हैं और जहाँ पे हमारी रिकवरी नहीं होती। सो ये फैसला ज़रा मुश्किल होता है, मगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में किया जाता है। वरना अगर हम बिल्कुल कमर्शियली डिसाइड करें तो हम उन एरिया में लोड शेड ना करें, और जहाँ पे हमारे नुकसानात ज़्यादा हैं उसको हम एक्सटेंड करके 9, 10, 11 घंटे तक ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर एक जो क्रिटिसिज्म ये आता है कि नहीं आपकी लोड शेडिंग 12 घंटे या 8 घंटे से ज़्यादा है और ये गलत बात है। उसमें हमने पहले भी कई दफ़ा बताया है कि हमारे पास कराची शहर को बिजली सप्लाई करने के लिए तकरीबन 1800 फीडर्स हैं, तकरीबन 26,500 ट्रांसफार्मर्स हैं। किसी भी एक वक्त पे 15 से 20 फीडर्स जो हैं उन पे या तो कोई काम हो रहा होता है या कोई फॉल्ट हो रहा होता है। समझा ये जाता है कि ये लोड शेडिंग है। मैं फिर से बड़ी क्लियरली बता दूं कि ये लोड शेडिंग नहीं होती, वो उस इलाके के फॉल्ट्स होते हैं, और अगर वो फॉल्ट्स कुछ ज़्यादा लंबे अरसे तक रहें तो उस फीडर को लोड शेडिंग से एग्जेम्प्ट भी किया जाता है। ये सारे सिस्टम्स मौजूद हैं, और यकीनन इसमें से हो सकता है कुछ कहें कि नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन हो सकता है कहीं एक आध जगह हो भी जाए, मगर उसकी वजूहात होती हैं कि वो फॉल्ट कितनी देर का था, कितने लोगों पे इफेक्ट कर रहा था, क्या कोई एक पीएमटी 28,500 में से कुछ पीएमटीज में भी कोई ब्रेकर ऑफ हो सकता है, कोई फ्यूज़ उड़ सकता है, कोई पीएमटी जल सकता है। तो ये और उसके लिए जो हमारी टीम्स होती हैं
वो 24 घंटे मौजूद होती हैं, वो काम करती हैं, 118 भी होती हैं, आप वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, आप SMS भी कर सकते हैं, बहुत तरीके से वो कंप्लेन, हमारी ऐप हमने जो लॉन्च की है, अगर वो आप डाउनलोड कर लें तो आप ऐप से भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त लोड शेड ज़्यादा हो रहा है। हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छी इंगेजमेंट हो गई है और उनको हमने अपने सारे प्लान्स बताए हैं और वो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी मदद कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इसका डिटेल प्लान भी आप लोगों को भी दिखा देंगे, पूरे सब लोगों को रिवील कर देंगे। और हमने हमसे कहा गया और बिल्कुल सही बात थी कि आप ये शेड्यूल बताया करें, तो हमने आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जो लोड शेड कल होना होगा उसका शेड्यूल आज लगा हुआ होगा, चाहे वो 3 घंटे का लोड शेड हो, 7 घंटे को, 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, वो हमारी वेबसाइट पे लगा हुआ होता है और आप उसको देख सकते हैं। तो ये है लोड शेड के ऊपर बात, और इस पर जो भी आपके सवाल होंगे वो हम ले लेंगे। इसके अलावा एक बात हो रही है ओवर बिलिंग की। ओवर बिलिंग के ऊपर भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा इसके अंदर मेरे ख्याल से मिथ्स ज़्यादा है, और जो बड़ी वजह है जो लोगों को अपने बिल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि क्योंकि वो जो एरियाज़ थे जहाँ पे कि हम लोड शेड किया करते थे, वहाँ पे तकरीबन लोगों को 16 से 20 घंटे तक का बिल आया करता था। क्योंकि वहाँ 24 घंटे बिजली सप्लाई हुई, तो जब लोगों ने अपना बिल देखा तो उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया शायद कि यार ये तो 14 या 16 घंटे के बजाय 24 घंटे की बिजली, उनका ये बिल ज़्यादा आ गया। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो पहला बिल हुआ था जिसमें हमारी कोविड की वजह से हम मीटर रीडिंग नहीं कर पाए थे, हमने एवरेज पे बिल किया था और वो हमारे जो कस्टमर सर्विस मैनुअल है उसके हिसाब से था, मगर हमें इस बात का फ़ौरन एहसास हो गया कि शायद ये हायर साइड पे बिल हो गया है। तो हमने इमीडिएटली ये अनाउंस किया था कि जिन लोगों को भी एवरेज के ऊपर बिल मौसूल हुए हैं वो बिल जमा ना कराएं और अगले महीने उनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी, और हमने उनके अगले महीने एडजस्टमेंट कर भी दी थी। और इसके अलावा जो एक और एलिमेंट होता है बिल के अंदर, वो फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट होती है, वो भी जो है पुराना इस वक्त कुछ चार्ज हो रहा है, आप लोगों के बिलों पे नज़र आ रहा होगा, उसको आप हटा करके देखें क्योंकि वो एक महीने की कॉस्ट होती है, हर महीने वो अमाउंट चेंज होता है और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। ये कुछ नेपरा के ने जो SRO है जिसकी बेसिस पर हम इसको बिल कर रहे हैं, वो वेबसाइट पर भी मौजूद है, नेपरा ने भी लगाया हुआ है, तो ये उसकी बेसिस पे बिल होता है। बिल जो रेट है वो हम ना अपनी तरफ से उससे बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। और मैं आप लोगों की तवज्जो से तमाम कराची वालों को ये बताना चाहता हूँ कि कराची का टैरिफ इस वक्त मुल्क से 2.5 रुपये कम है और पिछले 6 महीने से है। और इसमें भी आप जाके इन्वेस्टिगेट कर लें कि लाहौर और इस्लामाबाद में जो बेस टैरिफ है वो कराची का कम है, बाकी पूरे मुल्क का ज़्यादा है। और ये इससे कि इलेक्ट्रिक की प्रॉफिटेबिलिटी का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये वो कॉस्ट है जो किसी ने हमको पे करनी है, या तो कंज्यूमर ने पे करनी है या गवर्नमेंट ने पे करनी है। फैसला हुकूमत करेगी कि इलेक्ट्रिक कंप्लाई करेगी, जो हुकूम होगा सरकार का उसके हिसाब से बिल किया जाएगा। एक पैसा भी ना ज़्यादा किया जा सकता है ना कम किया जा सकता है। कंजम्पशन आपके मीटर पर है। हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं इंशाल्लाह कि आपको आपके बिल के ऊपर अपनी मीटर रीडिंग की तस्वीर नज़र आए, ताकि ये एक जो है मुबहम होता है कि ये मीटर रीडिंग किस डेट को हुई है या क्या यूनिट पे, वो भी आपको नज़र आ जाएगा, आप वो भी देख लें। इसके अलावा मैं ये और आप लोगों को बताऊंगा कि ये भी रिकॉर्ड में मौजूद है कि वफाकी मुहतसिब जो सबसे पहले इन कंप्लेंट्स को देखता है, 99% फैसले जो ओवर बिलिंग के होते हैं वो के इलेक्ट्रिक के फेवर में होते हैं, और मैम इसके लिए बिल्कुल ओपन है। कंज्यूमर आज़ाद है, वो वफाकी मुहतसिब के पास चला जाए, वो नेपरा के पास चला जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। इसीलिए हमारे तकरीबन कराची शहर में 30 कस्टमर सर्विस सेंटर्स हैं जो कि इन बिलों को देखते हैं, अगर कोई उनको गलती नज़र आती है उसको ठीक भी करते हैं। इस वक्त तक मीटर रीडिंग जो है वो मैनुअली होती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मीटर रीडर ने कोई गलत यूनिट पढ़ ली हो और उसकी एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो, वो हम करते भी हैं। और जब वो एडजस्टमेंट होती है तो उसमें अगर कोई स्लैब, अब तो वैसे भी विद TOU स्लैब वगैरह ख़त्म हो गए, तो ये भी एक मतलब जहाँ पे कि 5 किलोवाट से ज़्यादा की बिजली होती है उसमें स्लैब वगैरह की भी कोई ऐसी रेफरेंस नहीं है। तो ओवर बिलिंग भी मेरे ख्याल में एक बड़ी मिथ है। आपके जो सवाल होंगे मैं देख लूँगा। इसके अलावा जो टैरिफ इंक्रीज़ है वो भी मैंने आपको बता दिया कि कराची का टैरिफ पिछले 6 महीने से पूरे मुल्क से कम है। प्लान्स यही हैं कि अगले साल की बिजली मैंने आपको बताया कि तकरीबन 550 मेगावाट ऐड होगी, उसके अगले साल 800, उसके अगले साल अदर 7 से 800, तो तकरीबन 2100 मेगावाट अगले 3 साल में ऐड हो रही है। असद उमर साहब ने इसका अनाउंसमेंट किया है, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। हमारी कल भी मीटिंग हुई है और हमारी कंटिन्यूड बातचीत चल रही है।
फ्यूल सप्लाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था जो कि रेगुलराइज हो गया और इंशाल्लाह आज या कल में जहाज़ भी आ जाएगा। फ्यूल की शॉर्टेज अभी भी कोई नहीं है और इस वक्त भी कोई फ्यूल की लिमिटेशन नहीं है, तो जनरेशन मैक्सिमम है, कोई प्लांट बंद नहीं है। एक प्लांट में हमने आपको बताया था कि ख़राबी है, वो उम्मीद है कि आज रात में अल्लाह करे कि सही हो जाए, उस पर इंजीनियर्स काम करें तो जो 130 मेगावाट का है वो भी शहर को मिलना शुरू हो जाएगा। नेपरा बाकी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हम कंप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर कोई, जब ये बेसिकली जो 2-3 इशूज़ हैं जिन पे शायद आप लोग के सवाल हैं, इसके अलावा अगर कोई और है तो आप बताएं, इंशाल्लाह उस पर हम पहले भी बताया था कि टोटल इस वक्त टोटल हम जो खुद जनरेट करते हैं वो हम तकरीबन 2000-2100 के करीब जनरेट करते हैं। तकरीबन हम 650-700, 750 तक नेशनल ग्रिड से लेते हैं और उसके अलावा 2 IPPs हैं, टपाल एंड गुल, बड़े बड़े 100 मेगावाट के। फिर उसके बाद एक 150 मेगावाट का विंड का प्लांट है और एक 50-60 मेगावाट का कैनप है। तो ये मिला जुला के तकरीबन 3200 हो जाते हैं। इस वक्त क्योंकि विंड बहुत स्लो चल रही है और कैनप आउट है तो तकरीबन 200 मेगावाट वो कम है। फिर उसके अलावा जो हमारे खुद के प्लांट्स हैं उसमें कुछ जगह पे गैस प्रेशर के कुछ मसले हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने किया हुआ है, लेकिन वो जिस जगह पर है वहाँ पे प्रेशर कम आ रहा है और SSGC उसको इम्प्रूव भी कर रहा है, कर भी दिया है और इंशाल्लाह और भी बेहतर हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो प्लांट कम जनरेट करें। तो कोई प्लांट टोटल कैपेबिलिटी यही है। आगे जैसे आपको बताया कि 900 मेगावाट पे भी काम करें, दूसरों पे भी काम करें, तो इंशाल्लाह अगले सालों में ये बेहतर होगी। अभी मोनिस ने बताया कि इस वक्त कराची का जो टैरिफ है वो तकरीबन ₹2.89 जो है वो कम है अदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज से। पूरे मुल्क में जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनका टैरिफ ज़्यादा है और आपने अभी रिसेंटली जो है वो न्यूज़ भी देखी होगी जिसमें ECC ने ये डिसीजन भी लिया हुआ है। सो अब इसकी नोटिफिकेशन कब होती है? जब भी नोटिफिकेशन होगी ये टैरिफ जो है वो तमाम डिस्कोस के एट पार हो जाएगा। है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हुक्मरान जमात हैं वो आपके दरवाजे पे बैठ के एहतजाज कर रही है। उन्हीं का गवर्नर कहता है कि आपने शहर में ओवर बिलिंग से बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। सिंध के हुक्मरान जमात कहते हैं कि आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो मुल्क की तमाम सियासी जमातें कहती हैं कि इलेक्ट्रिक ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। ऊपर से जो कराची की तमाम आबादी है वो तमाम आपके दफातर में जाके धक्के खाती है। मैंने खुद उस पर प्रोग्राम किए हैं तो उनको सुनने वाला कोई नहीं होता। दूसरा ये बताइए कि गुज़श्ता साल बारिशों में 19 लोग मरे, आप लोगों ने जाकर उस पर भी नेपरा ने आपको अहकामात दिए कि उनको पैसे दे, उस पर भी आप लोग कोर्ट चले गए। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके तमाम सारे मामला कराची के अवाम के लिए सिर्फ पैसे कमाने के लिए, कराची के अवाम को भी कुछ देने के लिए सोचा हुआ है आपने? इन जिम्मेदारी तो के इलेक्ट्रिक की है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक को वो प्लांट लगाने थे। और मैं आपके तवज्जुह से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे एक 700 मेगावाट प्लांट था जो कि 2016 में हमें इजाज़त मिलनी थी, जो कि हमको इन्होंने फाइनली जाकर के 2016 से हम पुश कर रहे थे, 2016 में भी रिक्वेस्ट की, 17 में भी की, 18 में एक गवर्नमेंट ने जाकर कहा कि हमारे पास कैपेसिटी आ गई है, हम आपको दे देंगे, तो वो प्लांट हमारा रुक गया। अगर हमें 2016-17 में उसकी इजाज़त मिल जाती तो इस वक्त कराची को 700 मेगावाट और मिल रहा होता। अब उसकी डिले की जिम्मेदारी किस पे डाली जाए? मतलब जाहिर बात है बगैर अप्रूवल के प्लान नहीं लग सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बगैर हुकूमत की इजाज़त के जाकर के कोई इतना बड़ा प्लांट लगा लें। एक प्रोसेस है, नेपरा एक टैरिफ देता है, उसके बाद गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है। तो यस, हमने नहीं लगाया मगर हमें इजाज़त नहीं मिली। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब है। जो दूसरा सवाल आपने किया जिसमें आपने कहा ओवर बिलिंग, मैंने उसका जवाब दिया है और मैंने आपको बिल्कुल, हमारे दफातर में लोग आते हैं मगर मैं आपको ये कहूँगा कि हर महीने कोई करीबन 25 से 28 लाख बिल होते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे लोग आते हैं। जो लोग जाकर के वफाकी मुहतसिब में जाके शिकायतें करते हैं 99% वो हमारे फेवर में होती हैं। तो मैं यही समझूंगा कि ये, और इस पे वी कैन एग्री टू डिसएग्री, मगर हमारा पॉइंट ये है कि बिलिंग गलत नहीं है, बिलिंग ठीक है। जो इस वक्त ज़्यादा शोर हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वो जो 2 महीने का तकरीबन उनके पास बिल आया है वो होती थी तकरीबन 16 से 20 घंटे, इस वजह से वो बिल ज़्यादा लग रहे हैं। उसके अंदर FSA लगा है जो पहले नहीं लग रहा था, इस दफ़ा पिछले 3-4 महीने से लगना शुरू किया है। वो भी एक अलग वेरिएबल है जो कि अगेन हम अपने तौर पे बिल नहीं कर रहे। जब हुक्म आता है, जब SRO आता है, उसकी बेसिस पे बिल किया जाता है। फिर उसके अलावा आपने बात की हादसात की, बिल्कुल नेपरा ने हमको 19 लोगों के ऊपर दिया था, उस पर हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट के अंदर हमें उसके ऊपर उन्होंने
एक ऑर्डर दिया है। इसके बावजूद भी हम नेपरा को उसकी कंप्लाइंस की जो रिपोर्ट है वो हमने जमा करा दी है। मुनासिब यही है कि उसको नेपरा को उस पर फाइनली बात करने दें। हम ये कहेंगे कि अदर देन इस बात पे कि नेपरा ने ऑर्डर किया, उसके जो बाकी अहकाम आते हैं हम उसकी पूरी अमल दरामद कर रहे हैं उसके ऊपर। ऑफिस में जो केबल ऑपरेटर्स की आपकी मीटिंग्स हुई, उस मीटिंग के हवाले से बताएंगे कि वहाँ क्या बात हुई, क्या यकीन दहानी आपने की या क्या दहानी केबल ऑपरेटर ने की? नंबर 1। नंबर 2 ये आप कहते हैं कि राब्ता करना, के इलेक्ट्रिक से किससे राब्ता किया जाए? मीडिया डिपार्टमेंट आपका कोई नंबर उठाता नहीं है, जिसको भी कॉल किया जाए वो नंबर नहीं उठाता, मैसेज का जवाब नहीं देता। तो सवाल ही पैदा होता है कि मीडिया से कोऑर्डिनेशन किस तरह होगी? कोई तरीका बता दें या आप अपना नंबर डायरेक्ट दे दें ताकि हम आपसे बात कर लिया करें। और पीआर एजेंसी भी जो है, पीआर एजेंसी अपनी जगह, लेकिन ये कि आपकी अपनी पीआर डिपार्टमेंट है के इलेक्ट्रिक की, वो राब्ता ही नहीं करता, न उठाता है। कोई भी मुसीबत हो जाए, कोई मुश्किलात हो जाए, कोई भी वजाहत नहीं हो, अगर वजाहत के बिना खबर दी जाती है तो आप कहते हैं ब्लैकमेलिंग हो रही है। ठीक है, समझ गया, बिल्कुल ठीक है, समझ। अच्छा देखिए, जहाँ तक पहली बात का सवाल है, आमिर ज़िया हमारे साथ मौजूद है, ये केबल ऑपरेटर्स के साथ मीटिंग करके आए हैं अभी। पहली बात तो ये है कि मैं आपको आई एम टेलिंग यू विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पिछले मेरे ख्याल में 15-18 दिन में कोई हमने केबल नहीं काटा, और इसलिए नहीं काटा कि केबल ऑपरेटर से बात हो गई थी कि वो एक प्लान सबमिट करेंगे जो कि आज सबमिट होना था। आज अभी आमिर ज़िया जो हमारे हेड ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन है और मेहदीन खान जो हमारी हेड ऑफ़ कम्युनिकेशंस हैं, ये दोनों कमिश्नर साहब के पास से ही आ रहे हैं और एक दोबारा से एक समझ लें कि एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो अगले कुछ अरसे में एक प्लान देंगे। ये जो भी काम हो रहा है ना, मैं आपको फिर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये कंसेंट के साथ होता है विद द लोकल अथॉरिटीज़। ऐसा नहीं है कि हम जाकर के बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी से बताए केबल काटना शुरू कर देंगे। और अभी आज की तारीख में हम कोई केबल नहीं काट रहे और हमारी उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो कुछ अरसे में इसको ठीक करेंगे। जहाँ कुछ ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफाई हुए हैं जहाँ पे कि ज़रा थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, वहाँ पे वो जल्दी काम करेंगे। और ये हो सकता है इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा प्रेशर डालने वाली बात हो आगे पीछे, लेकिन मेरे ख्याल से इंशाल्लाह, क्योंकि अल्टीमेटली हमको कराची शहर को ना अल्टीमेटली ना कराची शहर को बेहतर करना है, सिक्योरिटी एंगल से भी और उसकी एक स्टैटिक्स के हिसाब से भी। तो हमारी इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेशन ये है कि वो भी वो करेंगे जो ज़रूरी हो और हम भी वो करेंगे जो ज़रूरी हो। तो ये आपके और इस वक्त सेटल हो गया है, कोई मसला नहीं है। दूसरा सवाल आपका है पीआर का, मैं फिर अपने मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हर मीडिया नुमाइंदे से एक किसी तरीके से कांटेक्ट करें और अगर ज़रूरत हुआ तो हम कोई दूसरे तीसरे दिन अनाउंस कर देंगे कि हम यहाँ पे मे बी 48 घंटे में या वीकली बेसिस के ऊपर कोई इसी तरह की प्रेस मीटिंग रख लेंगे। अगर मेरी ज़रूरत होगी तो मैं आ जाऊँगा। अगर जो हम कॉपर और एल्युमिनियम के साथ कर रहे हैं, ये मैं आपको फिर से, ये मेरी बात को नोट कर लें, ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ के इलेक्ट्रिक में हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है ये। और इसकी जो कॉपर उतरता है, जो बिकता है, उसकी जो सेल वैल्यू होती है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना तो शायद 2 हफ्ते लगने चाहिए। उसमें हमारी वेबसाइट पे ना ये सारे नंबर्स भी आएंगे। नहीं, उसको हम अकाउंट्स में तो अभी भी आ रहे हैं, मगर हम एक ये कॉपर वर्सेस एल्युमिनियम का एक सवाल डाल के उसके नीचे उसका जवाब देंगे और उस जवाब में बताएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्यों एल्युमिनियम इज इक्विवेलेंट टू कॉपर और क्यों कॉपर के अब केबल्स नहीं आ रहे। और अभी मैं बता रहा हूँ कुछ सोसाइटीज़ में जहाँ पे हम कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड में कॉपर लगाएं, वो सोसाइटी वाले आके ये कह रहे हैं कि कॉपर मत लगाओ, ये बहुत महंगा है। और हम उनको ये समझाते हैं कि अंडरग्राउंड में एल्युमिनियम ना लगाइए, ये बात मुनासिब नहीं है। और वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, जब ये काम कॉपर से हो सकता है तो आप एल्युमिनियम क्यों लगा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको, ये बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा जो है ना इस बात का, और अगर ये, और क्योंकि मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये जो सेशन हम कर रहे हैं ये इंशाल्लाह होता रहेगा, तो 2 हफ्ते का टाइम दीजिए और हमारी वेबसाइट पे इस पर बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगी। और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स के पेपर भी लगाऊँ ताकि उसको पढ़ के आपको ये अंदाज़ा हो कि ये एक मिथ है कि के इलेक्ट्रिक ने कॉपर उतार के कोई सिस्टम ख़राब किया है। हमारा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी अगर मैं 2-3 साल पहले से कंपेयर करूं तो बहुत बेहतर हो गया है। हम इस साल भी तकरीबन 15 अरब रुपए इसी सिस्टम में खर्च करेंगे और जो नंबर्स पुराने सालों के हैं वो हमारे अकाउंट्स में मौजूद हैं। उसके अलावा भाई ने फिर से बात ओवर बिलिंग की है।
मैं फिर ये कहूँगा, मैं अपने जवाब को रिपीट ही करूँगा कि यकीनन हो सकता है कि किसी बंद घर पे बिल आ गया हो, अगर नहीं सही हो रहा तो फिर मैं मौजूद हूँ, हम 2 हफ्ते बाद फिर आएंगे, ले आइएगा, हम देखेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये रिकॉर्ड पर है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई में तब्दील हो जाएगी सुबह। 99% वफाकी मोतसिब के केसेस के इलेक्ट्रिक के फेवर में डिसाइड होते हैं और उसके अलावा नेपरा के पास आज भी आपके पास इजाज़त है कि आप नेपरा को शिकायत करें और नेपरा का एक कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, उसका कराची में दफ्तर है और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई दफ्तर बंद है या वहाँ काम नहीं होता, वो आते हैं, हमारे पास भी आता है, हम जवाब देते हैं। तो ये यकीनन कोई हो सकता है किसी इंडिविजुअल की शिकायत हो, मगर ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है कि वो उसको हैंडल करें। इंदिरा के अंदर ये नंबर आ रहा है 1500 का, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी और उसमें यही पता लगा था कि बहुत अफसोसनाक बात थी, मगर तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 1200-1300 अमवात ऐसी थी जिनके कोई लवाहिकीन नहीं थे। तो अगर कोई खुदा न खास्ता घर में गर्मी से खुदा न खास्ता अगर मर जाए तो उसके लवाहिकीन तो होंगे, उनको ये सब रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि ईदी ने उनको बेचारों को बग़ैर किसी उनका कोई वारिस नहीं था, वो बेचारे सड़क पर थे और इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ये सोचना कि वो कोई इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई है और हमने जवाब दिया और वो उस पर सारा कुछ हुआ है। अभी मैं इस पे और कोई इन्वेस्टिगेशन के अलावा जो पब्लिक का रिकॉर्ड का हिस्सा है, वेबसाइट पे लगी हुई है, उसके ऊपर कोई ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी मिथ है। 2015 से अब तक के इलेक्ट्रिक को कितनी सब्सिडी दी गई है? हाँ। ठीक है, तकरीबन, और ये बता दें कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का साइज अब तक कितना है? मैं आपको एक बात बड़ी क्लैरिटी से बताऊं कि सब्सिडी के इलेक्ट्रिक को नहीं दी जाती, सब्सिडी दी जाती है कराची के शहरी को। ये बात प्लीज़ मेरी समझ लें, गौर से समझ लें, अच्छी तरह समझ लें और सवाल कर लीजिएगा ताकि ये आप लोगों के जहन से निकल जाए कि इलेक्ट्रिक को सब्सिडी मिल रही है। अब कराची के शहरी को कैसे सब्सिडी मिल रही है ये मैं आपको समझाता हूँ। रेगुलेटर ने एक टैरिफ डिटरमिन किया है कि के इलेक्ट्रिक इतने पैसे लगाएगा, उस पैसे के ऊपर उनको इतना रिटर्न मिलेगा, इतने के लॉसेस को उन्होंने, जो कि आज की तारीख में तकरीबन 16% है, उन्होंने टैरिफ में डाल दिया है आज की इस साल के लिए और उसकी बेसिस पे उन्होंने एक टैरिफ बना दिया है। वो टैरिफ इस आज की तारीख में बनता है तकरीबन 18 रुपए का। तकरीबन के इलेक्ट्रिक को 18 रुपए देने हैं किसी को, या तो हुकूमत ने देने हैं या लोगों ने देने हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान ये फैसला करती है कि कराची का टैरिफ 16 रुपए होगा। अगर हुकूमत पाकिस्तान एलिमिनेट हो जाए तो हम आपको 16 रुपए का बिल करेंगे एवरेज बेसिस के ऊपर, मगर चूंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन है कि उन्होंने अक्रॉस पाकिस्तान सेम टैरिफ रखना है, तो वो हमें हुक्म देते हैं कि आप 700 यूनिट के ऊपर ऑफ पीक के अंदर 14 रुपए 80 पैसे चार्ज करेंगे। जब वो 14 रुपए 80 पैसे हम चार्ज करते हैं तो जो डिफरेंशियल है वो हुकूमत पाकिस्तान ने देना होता है हमको, क्योंकि हमारी कॉस्ट 18 रुपए। तो वो जो सब्सिडी दी जा रही है वो रिड्यूस टैरिफ टू द सिटीजन्स ऑफ कराची दी जा रही है। के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी 0 मिलती है। के इलेक्ट्रिक आज ये जो कोविड का पीरियड था इसमें के इलेक्ट्रिक की रिकवरी कोई 92% से 80% पे चली गई। हम फेडरल गवर्नमेंट से जाके ये नहीं कह सकते कि हमारी 10% की रिकवरी कम आई है, हमें पैसे दे दो। हमें खुद पूरा करना है, हमें बोरो करना है, हमें जो भी करना है वो हमें करना है। हम फेडरल गवर्नमेंट से जाके ये नहीं, हमारा उस पीरियड का जो TND लॉस था उस पर हम कोई 8% खराब हो गए, जो हमारा लॉस था। मगर और आप लोग जो भी आप लोग रिपोर्टर्स हैं, माशाल्लाह आप लोग बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, आप लोग जाकर के इन्वेस्टमेंट बैंकर से भी पूछ सकते हैं, टैरिफ भी समझ सकते हैं, मुझे पता है। हम इस गैप की वजह से हुकूमत पाकिस्तान को 1 रुपए की इनवाइस भी नहीं भेज सकते, 1 रुपए की भी, ये सब हमारी कॉस्ट है। तो जो सब्सिडी दी जा रही है वो कराची के शहरी को मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। पहली बात, जब टैरिफ का एक SRO आएगा, वो SRO मौजूद होता है वेबसाइट पे। हमारे टैरिफ की कोई भी चेंज
is only possible when there is a government directive. प्लीज मेरी बात को आप लोग रिकॉर्ड कर लें। अगर किसी आदमी को जो SRO इन द फील्ड है उससे एक पैसे भी कम या ज्यादा का बिल आए ना, तो मैं आपको बताऊं मुझे शायद कोई पकड़ के जेल भेज देगा कि आपने ये कैसे बिल कर दिया, ये तो गवर्नमेंट का ऑर्डर कुछ और है। तो इसलिए जो इंक्रीज डिक्रीज है वो ओनली पॉसिबल इफ देयर इज अ SRO। कि एक तो 650 के ऊपर सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि ये कराची को मिलता रहना चाहिए और ये डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। मैं फिर आपको बताऊंगा कि आप लोग क्योंकि माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ते हैं, जर्नलिस्ट हैं आप लोग, तो आप वो जाकर के जो 700 मेगावाट की जो पूरी टैरिफ डिटर्मिनेशन है ना वो पढ़ें। उसको लगाने का रीज़न ही ये था कि 650 2019 में ख़त्म होगा। फिर ये फेडरल गवर्नमेंट ने ही डिसाइड किया कि ये 750 मेगावाट नहीं लगाना चाहिए और आपको बिजली नेशनल ग्रिड से मिलनी चाहिए। इसी की बेसिस पे 150 मेगावाट हुआ, 650 तो हुआ, उसके अलावा ये 1400 मेगावाट की जो बात हो रही है उसके अलावा बात हो रही है। तो जो एग्रीमेंट है उस पर भी बात हमारी चल रही है और बिल्कुल पिछले 3-4 साल में नहीं हुआ, मगर मैं इस बात का क्रेडिट दूंगा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को कि वो इंश्योर कर रहे हैं और हमारी वी आर वेरी क्लोज इन टर्म्स ऑफ कंक्लूडिंग एन एग्रीमेंट फॉर नॉट ओनली द 650 बट इवन द 1400 और ये एग्रीमेंट्स हो जाएंगे। अभी तक जो चल रहा था ये उनको भी पता है कि कोर्ट ऑर्डर था, इन नेपरा को भी पता है कि कोर्ट ऑर्डर था और आपको सिचुएशन नजर आ रही है। अगर 650 निकालेंगे और 650 देखिए, फिर एक बात कहूंगा कि 650 से क्या हमें मिलने का मतलब ये नहीं है खुदा न खास्ता कि इसकी पेमेंट नहीं हो रही। जो हमारी सब्सिडी होती है हर महीने वो वहाँ पर जाती है और वहाँ से फेडरल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जो मैं आपको लायबिलिटीज़ बता रहा हूँ ना कि हमारा रिसीवेबल तकरीबन 240 बिलियन है और लायबिलिटी 160 है, उसमें इसके पैसे शामिल हैं और ये फेडरल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जब उनके पास फिस्कल स्पेस होती है वो ये एडजस्टमेंट करते हैं और इसकी पेमेंट हो जाती है। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब है। SSGC का आपने बताया, देखिए SSGC का और हमारा एक डिस्प्यूट है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप रिकन्सिलिएशन की बात करेंगे तो और SSGC को पता है उनके पास और हमारे पास जॉइंट शीट्स हैं, उसमें जितनी बिलिंग हुई है और जितनी पेमेंट्स हुई हैं ये सारे अमाउंट्स रिकनसाइल्ड हैं। हम कहते हैं प्रिंसिपल है 13.7 बिलियन का, SSGC कहती है कि प्रिंसिपल है 25 बिलियन का। ये एक 11 अरब रुपए की पेमेंट है जो हमने प्रिंसिपल की थी, उन्होंने उसको मार्कअप में एडजस्ट किया हुआ है, दोनों को पता है ट्रीटमेंट, बाकी जो भी अमाउंट है वो मार्कअप है। हमारा स्टांस इस पर सिर्फ ये है कि हमें भी पैसे मिलने थे, अगर हमको पैसे नहीं मिले तो हम एक तरफ मार्कअप दें और दूसरी तरफ हमें मार्कअप ना मिले तो ये हमारे टैरिफ का हिस्सा नहीं है, हम इस तरह एंटिटी को नहीं चला सकते। इसी की बेसिस पे हमारे कोर्ट केसेस हैं और हमारी इस पे भी फेडरल गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है, एक आर्बिट्रेशन की बातचीत चल रही है। हमारा ख्याल है इंशाल्लाह वो कुछ हो जाएगा और उसकी बेसिस पे ये एग्री हो जाएगा। और इस बात के बावजूद SSGC हमको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस करंट हालात के अंदर, वो हमें मैक्सिमम सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमें इस वक्त तकरीबन 280-285 गैस दे रहे हैं और जहाँ पे कोई प्रेशर के इश्यूज़ भी, वो ऐसा नहीं कि खुदा न खास्ता कोई उनकी तरफ से कोई डिलिबरेट है, वो एक सिस्टम कॉन्स्टेंट्स हैं और वो उस पर भी कोशिश करें। सो हम अल्लाह का शुक्र है इन सारी बातों के बावजूद एक बहुत ही कोहेरेंट यूनिट के तौर पे काम करें और शायद मुल्क और शहर कराची के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस तरह ही करें। सो इस वक्त उस डिस्प्यूट का एक आर्बिट्रेशन और एक उसकी बातचीत चल रही है। इसके अलावा आपने FIA की बात की, FIA को हम रोक कैसे सकते हैं? अगर उनको कोई ऑडिट करना वो कर लें ऑडिट। ये जो है हम इन सब चीज़ों के जवाबात आज से कोई 5 साल पहले दे चुके हैं कि ये अमाउंट्स कैसे हैं, बिलिंग का क्या डिफरेंस है, ये सारों के जवाबात मौजूद हैं। और मैं फिर आपने कहा कि नेपरा रेगुलेटर है और आप उनके कहने पे तमाम चीज़ें करते हैं, जो भी कीमत बढ़ती है कम होती है उसके कहने पे करते हैं, आप ये मानते हैं? गवर्नर सिंह को भी मानते हैं कि गवर्नर वफाक के नुमाइंदे हैं। वफाक के नुमाइंदे ने नेपरा को खत लिखा कि आपने ये ओवर बिलिंग की, जानों का नुकसान हुआ, लोड शेडिंग हुई, खत लिख दिया उन्होंने। नेपरा ने आपको जिम्मेदार 19 आदमियों का ठहराया, आपने वो नहीं माना।
नेपरा ने ही आपको कहा कि आपके सिस्टम में खराबी है, वो भी अभी तक दूर नहीं की गई। नेपरा ने ही कहा कि आप थर्ड पार्टी से ऑडिट कराएं, जो भी आपका ग्राउंडिंग का अर्थिंग का सिस्टम है, जो आपका तरतीली निज़ाम है, अब हुआ है या नहीं हुआ वो नेपरा ने कहा है, हम नहीं कह रहे। नेपरा की आप बात एक तो मानते हैं कि जी कीमत बढ़ा ली जाए, तो ये तमाम बातें मानने में आपको क्या कबाहत है? अगर 19 अफराद जहाँ बहुत हो गए थे तो आप समझते हैं कि करंट कौन देता है, कि इलेक्ट्रिक देती है, केबल नहीं देती। अगर ये सारी चीज़ें नेपरा कह रही है, आप ये बात नेपरा की क्यों नहीं मानते कि ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने आपको तो आप तरतीली निज़ाम सारी चीज़ें आखिरी जो लेटर उन्होंने प्रेस दी थी सारे इल्ज़ाम आप पर दिए। गवर्नर सिंध ने भी कहा एवरेज बिलिंग पे, एवरेज बिलिंग 2 माह का मसला नहीं है, ये तकरीबन जब से के इलेक्ट्रिक या KSC बनी है एवरेज बिलिंग का मसला चलता ही चला आ रहा है। या तो आवाम झूठ बोल रही है, या गवर्नर झूठ बोल रहे हैं, या नेपरा झूठ बोल रही है, आपकी तरफ से कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसकी वजह से ये शिकायत ख़त्म नहीं हो रही। और नेपरा के अहकामात आप क्यों नहीं मानते? आप सिर्फ बिजली बढ़ाने के अहकामात तो फ़ौरन मान के फ़ौरन बिलिंग में FAC बढ़ा, आपने फ़ौरन उसको कबूल कर लिया, बाकी अहकामात क्यों नहीं माने जा रहे? थैंक यू। अगर जो है ना नेपरा बिजली कम करने का कहती है तो वो भी मान लेते हैं फ़ौरन। ऐसा नहीं है कि हम उस पर जाकर कोई उनसे कहते हैं कि कम क्यों कर दी, तो बिजली बढ़ाना कम करना दोनों अहकामात मानते हैं, सारे अहकामात मानते हैं। ये जो नेपरा की रिपोर्ट के हवाले से आपने बात की, उसमें अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ें तो हमारा सिर्फ एक पॉइंट है, और हम कोई मानना ना मानने की बात नहीं है। नेपरा एक्ट के अंदर एक एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया है हुकूमत ने, जिसकी कि ये जिम्मेदारी है कि वो जो भी लाइसेंसी है उस अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है फैसले से तो वो एपेलेट ट्रिब्यूनल में जा कर के अपील करे। वो एपेलेट ट्रिब्यूनल 2 साल से बना हुआ है मगर वो फंक्शनल नहीं है। हमने दरख्वास्त सिर्फ ये की है कि वो एपेलेट ट्रिब्यूनल जब तक ना बन जाए और वहाँ पर हम अपना एक एवेन्यू ऑफ रिलीफ को एक्सरसाइज ना कर लें, इस डिसीजन को रोक दिया जाए। तो देखिए, अगर हमारे पास चूँकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो जो बात हुई थी उसमें बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो जो लीगल एडवाइस होगी कंपनी को उसको तो मानना पड़ेगा ना। और उसके अलावा मैं फिर ये कहूँगा कि अदर देन दैट जो बाकी बातें थी वो भी हमने नेपरा को सबमिट कर दी हैं। जिन चीज़ों के अंदर कोई ह्यूमन एलिमेंट था उसमें हमने कोई काम नहीं रोका बिकॉज ऑफ नेपराज स्टे अगेंस्ट दैट ऑर्डर। और हम जो थर्ड पार्टी की ऑडिट की आपने बात की है, वो थर्ड पार्टी का ऑडिट कहा था ये जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद करा जाएगा। काम कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह ताला उसकी रिपोर्ट भी अगले मेरे ख्याल में 2 से 3 महीने में हम सबमिट कर देंगे, जिसमें डिज़ाइन के ऊपर जो भी कंसल्टेंट इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट का व्यू होगा, मगर वो अभी होना था जब काम कंप्लीट हो जाए। ये काम अप्रैल मई में कंप्लीट होना था, कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, मगर मैं आपको अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये बहुत ही फाइनल है और इस वक्त बहुत अच्छा नेटवर्क है और इसकी रिपोर्ट हम सबमिट कर देंगे। फिर आप ओवर बिलिंग की बात करें, मैं ये फिर कहूँगा कि मैं अपने जवाब को सिर्फ रिपीट ही कर सकता हूँ कि सिर्फ मैं रेफ़र कर दूँगा वफाकी मुतसिब नेपरा जो भी फैसले होते हैं हम करेंगे। गवर्नर साहब ने ख़त लिखा है, मैं अवेलेबल हूँ, हर जो भी नेपरा सवाल जवाब इस पर करेगी उसका देने के लिए, और जो भी नेपरा की रिपोर्ट होती है वो मंजरम पे आ जाती है, हम करेंगे। और अगर फिर भी किसी आदमी को गलत बिल हुआ है तो उसको वापस करेंगे पैसे। ये तो नहीं हो सकता कि अगर गलत बिल हो गया तो वो फिर हमेशा के लिए हो गया, मतलब ऐसा इंशाल्लाह बिल हमारे पास, इसमें कोई शक नहीं है कि फर्नेस ऑयल हमारे पास 1,20,000 टन की गुंजाइश मौजूद है। मगर एक तो पहली बात ये कि अगर हम 1,20,000 टन फर्नेस ऑयल अपने पास स्टोर रखेंगे ना, तो क्योंकि टैरिफ एक चीज़ है और टैरिफ है कॉस्ट प्लस, जितनी कीमत आएगी उतनी कंज्यूमर को देनी पड़ेगी। तो जब हम 1,20,000 टन फर्नेस ऑयल अपने पास टैंक में रखेंगे तो इसका मतलब है तकरीबन 8 से 10 अरब रुपए का फर्नेस ऑयल रखा होगा, उसका फाइनेंशियल चार्ज आपको देना पड़ेगा, मैं नहीं दूंगा। मैं कैसे दूंगा, मेरे प्रॉफिट में थोड़ी है ये। तो अगर PSO के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो हमें, और हमारे पास इस वक्त भी 5 से 7 दिन की इन्वेंट्री होती है और PSO उसको मैनेज कर रहा होता है,
और पीएसओ ने हमें प्रोवाइड कर भी दी है, वो क्वांटिटी आना भी शुरू हो गई है। तो अगर, और हमारा एक फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट भी है उनके साथ, तो अगर हम इस छोटे से पीरियड की परेशानी की वजह से 1,20,000 टन का फर्नेस ऑयल रखना शुरू करेंगे तो फिर आपका टैरिफ बढ़ जाएगा। फिर आप ये मत कहिएगा कि, और वो रखा रहेगा क्योंकि पीएसओ तेल देगा हम जलाएंगे, पीएसओ तेल देगा हम जलाएंगे। अब एक इन्वेंट्री रखी हुई होगी जो इस्तेमाल नहीं होगी, जो किसी ऐसे वक्त के लिए रखी होगी कि कहीं खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। तो अगर कंज्यूमर उसकी पैसे दे देगा तो मैं अभी कह देता हूं कि मुझे नेपरा से कह देता हूं कि जी हमें अलाउ करें कि 10 अरब रुपए का तेल मैं अपने टैंक में रखूंगा, उसकी साल की कॉस्ट आएगी कोई समझ लें आप 1 अरब रुपए की कॉस्ट आएगी, वो मैं आपके या गवर्नमेंट को कहूंगा किसी को मुझे देना पड़ेगा। मैं सिर्फ समझा ये रहा हूं कि ये अननेसेसरी है, फ्रेमवर्क में होगा। ये नहीं हो सकता कि हमारे पास इस बात की कीमत ना हो कि हम 1,20,000 टन की इन्वेंट्री अपने पास रखें मगर फिर भी हम रख लें, ये नहीं हो सकता।